हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ डॉट वीडियो लेकर। आज के जो डॉट वीडियो है इसमें आपको दो क्वेश्चन वो आए हैं जो मैं ज्योमेट्री में करवा रखा हूँ। एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली करवाया हुआ है, एक वैल्यू सिर्फ चेंज किया हुआ है, और एक क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे है जो मैं करा चुका हूँ। असाइनमेंट में भी उस तरह का क्वेश्चन कराया हूँ। दो क्वेश्चन ऐसे हैं, जो क्वेश्चन तो आपके सामने जो स्क्रीन पे आएगा वो आपसे गलती करवाएगा, आपसे मिस्टेक करवाएगा। आज उसका करेक्ट सॉल्यूशन आपको मैं दे रहा हूँ, आगे से आप मिस्टेक ना करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका स्क्रीन पे है, अगर y का जो वैल्यू है दिया हुआ, y का वैल्यू sin टू द पावर 4x माइनस cos टू द पावर 4x प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है कि y की वैल्यू इतनी है। साथ में एक बात और करिए कि x जो है बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2, मतलब x की जो वैल्यू है 0 से पाई बाय 2 के बीच में है, ना 0 के बराबर है ना पाई बाय 2 के बराबर है। आपको बतानी है y की रेंज क्या होगी, y कहां से कहां तक होगा। इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लीजिए और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए, आपको y पता चल जाएगा। सिंपल। आपको तरीका समझ में आ गया कि करना क्या, हमें क्या करना है, y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, y का रेंज निकालना है, कहां से कहां तक y राइज करेगा, y कहां से कहां तक रहेगा। नंबर लाइन पे अगर दिखाएंगे तो y की वैल्यू मतलब y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसका जो दायरा जो है वो दायरा आपको पता करना है। तो क्या करेंगे, देखिए आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, देख रहे हैं आप। आपको बता रहा हूं किस मेथड से आपको बनाना है जो हमेशा करेक्ट जाएगा। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इसको ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। तो ब्रेक करेंगे तो आप देखिए, अगर यहाँ से sin स्क्वायर है, आपको sin टू द पावर 4 है माइनस cos टू द पावर 4 है, अगर इसको आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में तोड़ते हैं तो आपको जो निकल कर आने वाला है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x आने वाला है, इनटू sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। और sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हो जाता है, तो 1 गुना sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x हमेशा ही रह जाएगा, प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ये स्टेप आपको समझ में आ गया। दूसरा स्टेप में आप नीचे लिखिए कि sin टू द पावर 4 प्लस cos टू द पावर 4 है। आप इन दोनों से अगर sin स्क्वायर कॉमन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों से sin स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो आपको क्या मिलकर आ जाएगा, sin स्क्वायर कॉमन आ गया, बचेगा क्या sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x जो कि 1 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा cos 4x। क्लियर। ऊपर में भी यही बातें करते हैं, तो इन दोनों से अगर cos स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर होगा। ध्यान दीजिएगा, cos स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर, 1 माइनस sin स्क्वायर क्या होता है, sin, 1 माइनस sin स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर x। तो आपको मिल जाएगा sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। एक बार आप देख लीजिए इसको, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे sin स्क्वायर हो गया और cos स्क्वायर बाहर, माइनस कॉमन लिया इसलिए दोनों का चिन्ह चेंज हो जाएगा अंदर में, और cos स्क्वायर x सब कॉमन ले लिया तो माइनस cos स्क्वायर x कॉमन लेंगे तो यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से माइनस sin स्क्वायर x, और ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x जो कि इसके साथ मिलकर हो जाएगा cos टू द पावर 4x। यही दिया हुआ आपका y। अब देखिए ये ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा sin स्क्वायर x बटा cos टू द पावर 4x का इसके ऊपर c एंड d लगाया हुआ, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाया हुआ है। तो मैंने बोला इसको फिर से लगा देते हैं, तो आपको पता चल गया sin स्क्वायर x उल्टा करके मैं लगा रहा हूँ, इतना बटा 1 लिख रहा हूँ, तो आपको मिलकर आ गया cos स्क्वायर x बटा बराबर 1 प्लस y बटा 1 माइनस y। यहाँ तक अगर आप समझ गए तो आप मुझे बताइए, यहाँ 4 है कि ये जो वैल्यू दिया हुआ ये क्या है, स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर क्या होता है, या तो 0 या तो 0 से। यहाँ तक आपको बातें क्लियर हुई। इसका वैल्यू क्या होता है, या तो 0 या तो 0 से बड़ा, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 या 0 से बड़ा। आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, नंबर लाइन ले लीजिए, नंबर लाइन पे दोनों को 0 कीजिए, नीचे वाले को ऊपर वाले को, दोनों 0 होने पे जो रिजल्ट आ रहा है y की वैल्यू, वो y की वैल्यू आप ड्रा कर दीजिए नंबर लाइन पे, ठीक है। अब y की कोई भी वैल्यू जो आपकी इच्छा हो इसमें डाल दीजिए। मैं y को 0 डाल दे रहा हूँ, तो y को 0 डाल दो तो ऊपर 1 आ गया और नीचे कितना आ गया 1, 1 बाई 1 क्या हो गया, पॉजिटिव। रिजल्ट का साइन सिर्फ चेक करना है, 0 किस इंटरवल में था, इस इंटरवल में था, इस इंटरवल में आपको रिजल्ट क्या आ गया, पॉजिटिव। और अल्टरनेट रिजल्ट आपका आता है, बाकी इसका डिटेल मैं नहीं बता सकता हूं, बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है इसका डिटेल का, कब अल्टरनेट लेते हैं कब नहीं लेते हैं उसका भी होता है। अब जो आपको चाहिए था वो क्या चाहिए था, तो अब देखिए आपको चाहिए था पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटरवल ये आपका रिजल्ट हो गया, -1 से 1 तक। ये क्लोज इंटरवल है, इसको आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों सेम चीज।
तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आपका हो सकता है बहुत जगह आपको इसका आंसर सी मिला होगा, पहले बता दे रहा हूं, बहुत जगह आंसर सी मिला होगा और ये आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है y बराबर tan x बटा tan 3x। इसमें जो चीज़ें दी हुई है आपको बतानी क्या है, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया हुआ है, आपको बतानी है वही मैक्सिमम मिनिमम। फिर से मतलब इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक इसका वैल्यू वेरी करेगा इस फंक्शन का, मतलब y का। अब क्या करेंगे, जिनको पता है इसका डायरेक्ट क्या वैल्यू आने वाला है tan 3x का, जिनको डायरेक्टली पता है फॉर्मूला आप डायरेक्टली अप्लाई कीजिए, जिनको नहीं पता है आप sin 3x बटा cos 3x लिखकर उसका फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, और जिनको वो भी नहीं पता है वो tan x प्लस 2x लिखिए और उसको tan a प्लस b पे ब्रेक कीजिए और फिर 2x को tan 2a का फॉर्मूला ब्रेक कीजिए, और जिनको भी पता नहीं है वो सिर्फ वॉच कीजिए। ठीक है, tan 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan x माइनस tan 3x मतलब tan क्यूब x बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप ऊपर कर लीजिए, ठीक है, और इसमें से tan डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाई 3 माइनस tan स्क्वायर x, और ये y है। आप सबको इधर करेंगे तो आपको पता चलेगा 3y माइनस वाई tan स्क्वायर x, फिर इसको भी कर लीजिए -1 प्लस 3 tan स्क्वायर x, और ये बच गया बेचारा 0। इसके बाद आप क्या कर लीजिए, tan स्क्वायर x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आप कहेंगे 1 माइनस 3y, देखिएगा 1 माइनस 3y होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3 माइनस y। क्लियर है, 1 माइनस 3y बटा 3 माइनस y। आप एक बार मिला लीजिए कैलकुलेशन, ये जाएगा उधर, ये जाएगा 1 माइनस 3y, इधर बच गया 3 माइनस y। यहाँ पे फिर से देखिए जो tan स्क्वायर है, जो tan स्क्वायर ये 0 या 0 से बड़ा होगा, चूंकि हमारे पास कोई इंटरवल नहीं दिया हुआ है तो हम 0 से बड़ा लेंगे। अगर यहाँ पे कुछ रहता तो आगे पीछे सोचते, लेकिन ऐसा नहीं है तो नहीं सोचेंगे। अब इसके लिए भी नंबर लाइन आपने ड्रा करना है, तो कितना हो गया 1/3 और ये हो गया आपका 3। मैंने बोला था कि कोई भी नंबर पुट कर लीजिए, यहाँ पे जैसे 0 पुट कर लेंगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 0 तो यहाँ आता है, तो ये बिल्कुल ये पॉजिटिव इंटरवल हो गया, ये नेगेटिव इंटरवल हो गया, आपको ये पॉजिटिव इंटरवल हो गया। आपको जो इंटरवल चाहिए, आपको क्या चाहिए, इंटरवल पॉजिटिव वाला, जो रिजल्ट आएगा वही साइन देगा इंटरवल में, तो आपको पॉजिटिव वाला चाहिए। मतलब आपको जो जवाब मिला वो -∞ से 1/3 तक मिला, और क्या मिला 3 से इन्फिनिटी तक। अब इसमें आपसे जो आपने जो क्वेश्चन में जो लिखा हुआ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो आपको बता देना चाह रहा हूँ मैक्सिमम वैल्यू इसका इन्फिनिटी होगा, मिनिमम वैल्यू इसका -∞ होगा। क्योंकि कहीं कहीं आपको बुक में ये मतलब जहाँ से आपने पढ़ा है वहाँ दे दिया होगा कि मैक्सिमम वैल्यू है तो आप इसको मैक्सिमम ले लीजिए, ये मिनिमम है तो ये मिनिमम ले लीजिए, लेकिन ये गलत है। आप देख रहे होंगे इसका इंटरवल के अनुसार इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है, जबकि मिनिमम वैल्यू बहुत पीछे जा रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो ये मैक्सिमम मिनिमम नहीं हो सकता है। ये पार्टिकुलर इंटरवल का, इस इंटरवल का ये मिनिमम वैल्यू है, इस इंटरवल का मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन पूरे जिसकी बात कर रहा हूँ, अगर पूरे बाई की बात करूँ तो बाई हमारा यहाँ तक है, यहाँ तक है, तो आप मैक्सिमम मिनिमम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहना चाहते हैं तो कहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैसे भी मिश्रण के क्वेश्चन को हम क्यूटी बोलते हैं, बड़ा मजा आता है, मतलब छोटा सा जैसे सवाल करा वैसे बोलिए। करा दूध और पानी के दो मिश्रण में दूध की सांद्रता क्रमशः 48% और 84% है। एक में मान लेते हैं एक ए है एक बी है, इसमें जो दूध है वो 48% और इसमें जो है 84% है, और इसे मिलाकर 60% वाला एक बनाया गया है। चलिए बिना लिए 60% वाला, तो जैसे ही आपके सामने सवाल आया कि 60% वाला मिलाया गया होगा, मिलाने के बाद 60% वाला बना होगा, तो आप एलिगेशन अगर जानते हैं तो एलिगेशन लगा लीजिए। इतना कितना हो गया 24 और ये 12, मतलब 2 और 1 के अनुपात में मिलाया गया होगा। पहला पॉइंट आपको मिलकर आ गया। आगे बात करते हैं इस मिश्रण को 12 लीटर वाले पात्र में, 12 लीटर पानी वाले पात्र में मिलाया गया है। जो 60% वाला है इसको 12 लीटर वाले पानी के साथ मिलाया गया है, तो इसमें 60% दूध है, इसमें दूध कितना है 12 लीटर वाले में 0%। आप फिर से एलिगेशन लगा लेते हैं, और जो मिलकर बना है वो 50% हो जाता है। आप लगा लेंगे एलिगेशन, मैं एलिगेशन यहाँ पे नहीं लगा इसलिए क्योंकि आप ये लगा लेंगे, एक बार लग गया है, ठीक है।
अब क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो मिश्रण आपके पास जो तैयार हुआ वो 60% उसमें दूध है, तो आप कहेंगे सर 40% पानी होगा। बाद में आपने क्या बोला कि 50% दूध और 50% पानी हो गया है, किस लिए हुआ ऐसा है? तो आप कहेंगे सर 12 लीटर पानी मिला दिया था आपने। तो आप बताइए इसका रेशियो 3 और 2 का है, इसका रेशियो 1 और 1 का है, तो मैं 3 और 3 का कर दिया क्योंकि मैंने दूध नहीं मिलाया था, दूध हमें बराबर करना था। तो आप देखिए पानी आपने कितना मिला दिया था, 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू आपको 12 लीटर के बराबर है। तो आप बताइए मिश्रण था कितना भैया? तो 3 2 5 था, 50 12 बचे 60 लीटर हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो पहले 60 लीटर मिश्रण हो गया। ये पहले का मिश्रण 60 लीटर का था, जो 60% मिश्रण था वो एग्जैक्टली 60 लीटर था। आपसे बोल रहा है 48% सांद्रता वाले दूध के मिश्रण की प्रयोग की गई मात्रा कितनी थी? तो आप बताइए कि अगर ये 60 लीटर है, जिसमें से 2 और 3 के हिसाब में पूरा मिश्रण मिलाया गया था, इसका मतलब 2 हिस्सा इसका लिया गया था, 1 हिस्सा इसका, अगर तीनों मिला के 60 हिस्सा लिया गया है, तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी हो गई? 20, तो 2 हिस्से की वैल्यू 40, मतलब इसको 40 लीटर लिया गया था ये वाला, और ये वाला 20 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, ये भी क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, ये सिर्फ आपके दिमाग खराब करने के लिए दिया हुआ क्वेश्चन, ये उत्पटांग क्वेश्चन है, ये आप पढ़ेंगे समझेंगे कुछ नहीं और बनाएंगे तो पता चलेगा कुछ था नहीं। सवाल कर रहा है 4 जूते का विक्रय मूल्य, देखिएगा मैं कैसे लिख रहा हूँ, 4 जूते का विक्रय मूल्य, जूते को जे लिख रहा हूँ मैं, समझिएगा विक्रय मूल्य किसका है? जूते का। कितने जूते का? 4 जूते का। 4 जूते का विक्रय मूल्य 12 सैंडल के बेचने पर प्राप्त लाभ के बराबर होता है। 12 सैंडल, अच्छा सैंडल को मैं एस लिखूंगा, जूते को जे, चूंकि दोनों शूज और सैंडल एस हो रहा है इसलिए मैंने जे लिख दिया इसको। अब 12 सैंडल बेचने पर लाभ, 12 सैंडल जब बेचेंगे तो क्या होगा? लाभ, प्रॉफिट। 12 सैंडल को बेचने पे जो प्रॉफिट होगा, इसके ये सैंडल है, 12 सैंडल के ऊपर जो प्रॉफिट हो रहा है उसका वैल्यू, और 4 जूते को बेचने के बाद जो पैसे मिल रहे हैं दोनों का वैल्यू बराबर है, ऐसा पहला स्टेटमेंट कह रहा है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि 12 जूते को बेचने पर हानि, 12 जूते को बेचने पर हानि क्या होगा भैया? 12 जूते का लॉस 6 सैंडल के विक्रय मूल्य के बराबर है। 6 सैंडल आप बेच दीजिए भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं, और आपको विक्रय मूल्य मिल गया, ये आपके हानि के बराबर है। एक जूते की लागत एक सैंडल की लागत की क्या है? एक जूते का लागत, लागत मतलब सीपी, एक जूते का सीपी बोल रहा है, इस सैंडल का जो एक सीपी होगा, एक सैंडल का सीपी होगा, इसका 1/3 है, तो सैंडल के सीपी को 3 से भागा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, यही सवाल कर रहा है ना। फिर कह रहा है एक जूते का विक्रय मूल्य, देखिएगा सिर्फ ऐसे ही कह रहा, कुछ नहीं है। एक जूते का विक्रय मूल्य, बिक्री मूल्य एक सैंडल के बिक्री मूल्य का अनुपात क्या होगा? एक जूते का विक्रय मूल्य बटा एक सैंडल का विक्रय मूल्य, आपसे पूछ रहा है इसका अनुपात क्या होगा यदि लाभ प्रतिशत बराबर हानि प्रतिशत दिया हुआ है। सवाल कह रहा है कि लाभ का जो प्रतिशत है ये हानि के प्रतिशत। सवाल उम्मीद है आप समझ गए होंगे अब तक, क्योंकि मैंने जिस तरह से इंफॉर्मेशन नोट डाउन किया है आपके सामने रखा है, आपके लिए इजी है समझना, तो आप समझ गए। चलिए मैं सवाल अब कैसे बनाएंगे वो बता रहा हूं। देखिए क्या करेंगे, आपको एसपी से मतलब है, दोनों का एसपी पता होना है, ठीक है? तो आप बताइए कि आपको इसका एसपी पता है कि नहीं, और इसका प्रॉफिट और इसका लॉस का रिलेशन दिया जो कि इसके एसपी से कनेक्टेड है, मतलब इन दोनों का आपको हिसाब कर देना है, इन दोनों का हिसाब कर देना है। तो लाभ प्रतिशत मतलब क्या हो जाएगा? किसका लाभ प्रतिशत बोला था? दोनों का जो बोला था लाभ प्रतिशत, जिसके साथ लाभ हुआ था, लाभ क्या हुआ था? सैंडल बेचने के बाद लाभ हुआ होगा, तो लाभ सैंडल बेचने के बाद जो हुआ होगा उसको परसेंटेज निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर जो लाभ हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है सैंडल बेचकर, बटा जो क्रैमल सैंडल का है, देखते जाइएगा, बराबर गुना 100 कर दे रहा हूं मैं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। हानि जो हो रहा है, हानि कहां पे हो रहा है आपको? लॉस कहां पे हो रहा है? जूते बेचने के बाद। तो कहने से जितने भी जूते थे उसको बेचने के बाद जो लॉस हो रहा है, बटा जितने जूते थे उसको खरीदने के बाद जो पैसा मिला होगा, और गुने 100, तो 100 से 100। समझिएगा, बड़े आराम से बता रहा हूं आपको। अब आप बताइए मुझे कि आपको कहीं रिलेशन दिया हुआ है, ये देखिए रिलेशन दिया हुआ है, एक जूते का जो सीपी है, एक जूते का जो सीपी है यही है ना, एक जूते का जो सीपी है ये बोल रहा है 1/3 है, किसके सीपी से? सैंडल के सीपी से। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको रहने दे रहे हैं, इसको 3 इधर गुना कर दे रहे हैं, तो एक सैंडल का सीपी हो जाएगा 3 गुने एक जूते का सीपी, और ये जूते का सीपी कैंसिल आउट हो गया, आपको मिल गया 3। इसका मतलब आपको पता चल गया
कि प्रॉफिट जो था एक सैंडल का बटा लॉस तो जो था एक जूते का, ये 3/1 था। अनुपात मिल गया। अब मुझे बताइए, आप करें कि 12 जूते बेचने के बाद लॉस जो हुआ है, 12 जूते जो बेचने के बाद लॉस हुआ वो 6 सैंडल की एसपी के बराबर है। और यहाँ पे आप बात करें 4 जूते बेचने के बाद जो पैसा है 12 सैंडल के प्रॉफिट के बराबर है। यही बात करिए ना, इसको इधर कर दीजिए, एकदम टेंशन खत्म हो जाएगा। अब मुझे बताइए, ये दोनों बराबर है, ये हमारा रिजल्ट निकल कर आया है कहां से, यहां से। 3 जूते का जो लॉस है, लॉस कहां गया जूते का, 3 जूते का, इसको 4 से गुना कीजिए तो 12 जूते का लॉस हो जाएगा। 12 जूते का लॉस मतलब 6 सैंडल के बराबर। ठीक है, क्लियर है। तो आप यहां से निकाल लीजिए एसपी का रिलेशन इसके रिलेशन में। तो आप यहां से अगर देखिए, इसी से मैं आपको कर दे रहा हूं, एक जूते का जो एसपी है, एक जूते का एसपी है ये 3 सैंडल के प्रॉफिट के बराबर, यहां से ले लीजिए एक जूते का एसपी बटा, इसकी बात करता हूं, एक सैंडल का जो एसपी है, एक सैंडल का जो एसपी है 2 जूते के लॉस के बराबर है, 2 जूते के लॉस के बराबर है। आप मुझे बताइए पीएस बटा एलजे, पीएस बटा एलजे अभी लिखा था हमने 3, तो इसको आप लिख देंगे कितना 3, तो आपका कितना आ गया 9 और 2 का रेशियो। सिर्फ सवाल क्या कर रहा था आपको, सिर्फ इधर से उधर घुमा रहा था। ये क्वेश्चन देखिए, मैं अभी ज्योमेट्री पढ़ाया हूं उसमें इसका कॉन्सेप्ट दिया था, आपको बोला भी था, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है वीडियो देखने का। पता नहीं आप ये भी वीडियो देखेंगे या नहीं देखेंगे, क्योंकि आपने क्वेश्चन भेजा है तो मेरी रिस्पांसिबिलिटी है इसका आंसर करना, सॉल्यूशन देना, प्रोवाइड करना सॉल्यूशन। बट अगर आप इसका कॉन्सेप्ट देख लिए होते तो बड़ा अच्छा होता। करा एक ट्रायंगल है एबीसी, इस ट्रायंगल का जो बोल रहा शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब बोलते हैं एल्टीट्यूड को, बोल रहा 12 है 20 है, तीसरे का भी कुछ होगा, मान लेते हैं 1 है, तो बोल रहा है तीसरे का जो शीर्ष लंब है उसका संभव मानों का योग कितना होगा। सवाल थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इसमें इसको बोलना होगा कि जो तीसरा जो शीर्ष लंब है उसका जो वैल्यू है वो इंटीग्रल वैल्यू है, होल नंबर है, डेसिमल नहीं ले सकते हैं, फ्रैक्शन नहीं ले सकते हैं, तभी हम ये संभव मान निकाल सकते हैं, अदरवाइज इसका आंसर होगा इनफाइनाइट। क्लियर है, वो मिसिंग हो गया है लिखने में। तो आपको मैंने बताया था ज्योमेट्री में कि क्या बताया था कि जो तीसरा शीर्ष लंब होगा, अगर आपको 2 शीर्ष लंब h1 h2 दिया हुआ है, तो जो तीसरा शीर्ष लंब होगा h1 h2 बटा h1 प्लस h2 से छोटा होगा, इससे बड़ा होगा, और h1 प्लस h1 h2 बटा h1 माइनस h2 से छोटा होगा। तो आप मुझे बताइए 20 12 को ले लेंगे यहाँ पे, तो 20 12 का कितना हो जाएगा 240 बटा 12 और 20 कितना होता है 32, और यहां से लेकर एच आपका जो आएगा वो कितने तक आएगा 240 बटा 8, तो आपको मिल गया ये 30, तो 30 से छोटा होगा, आपको ये मिल गया कितना 8 3 24 8 4 32 7.5, तो 7.5 से बड़ा होगा। 7.5 से आपको जो तीसरी हाइट होगी, तीसरी हाइट शीर्ष लंब है वो 7.5 से बड़ा 30 से छोटा है, मतलब 8 से लेकर 29 तक है। 8 से लेकर 29 तक आप सम निकाल लें, तो 1 से 29 तक का सम निकालेंगे तो 29 गुणे 30 बटे 2, और माइनस कर दीजिए 1 से 7 तक का सम, तो ये आपका ये आ जाएगा। और ये कर लीजिए 15, 450 में 15 घटा दीजिए तो 435 आ जाता है, और 728 घटा दीजिए, आपका कितना निकल कर आ गया, देखिए तो 417 आया क्या, ऑप्शन 417 या 407 आएगा, 2835 सॉरी। एंड ये जो क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन भी मैंने ज्योमेट्री के शायद सेकंड या थर्ड वीडियो में कराया है, और एग्जैक्टली इसी तरह का एक क्वेश्चन और कराया है, बताऊंगा क्वेश्चन क्या कराया था। और ये बोला भी था कि ये जो 2 क्वेश्चन है बैक टू बैक, दोनों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया है इस वीडियो में, दोनों क्वेश्चन के बारे में बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, क्योंकि उस लेवल का क्वेश्चन है जहां पे ज्योमेट्री में आपको रीडिजाइन करना होता है, मतलब डायग्राम में चेंजेस करना होता है अपने तरफ से, और उसके बाद ही वो सवाल इजी होता है। बनेगा तो बिना डायग्राम का भी, लेकिन अगर डायग्राम आप मतलब रीचेंज कर देंगे डायग्राम में तो इजी बनेगा। देखिए हम बोल रहा है पी क्यू आर जो ट्रायंगल है, इसमें अगर पी के बारे में बोल रहा है 120, तो हम डायग्राम कुछ इसी तरह का बनाते हैं कि आपको 120 समझ में आए। ये आपका पी है, ये क्यू है, ये आर है, आपको इसने बोल रखा है ये पूरा एंगल 120 डिग्री का है, ऐसा सवाल कर रखा है।
पी एस परपेंडिकुलर टू क्यू आर, पी एस परपेंडिकुलर हो गया क्यू आर पे, ठीक है। पी क्यू प्लस क्यू एस, पी क्यू प्लस क्यू एस आपको दे रखा है एस आर के बराबर, एस आर के बराबर। मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर लूं, आपको कोई दिक्कत, ताकि आपको लगे कि वाकई बात वो सही दिया हुआ है। ये बोल रहा है सवाल ना कि पी क्यू प्लस क्यू एस बराबर एस आर, मैं बोल दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए एक्स है ये वाई है, तो आप कहेंगे सर फिर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये सवाल दिया हुआ है आपसे, पूछ रहा फाइंड द मेजर ऑफ एंगल क्यू, एंगल क्यू। देखिएगा कितना छोटा सा क्वेश्चन है, कितना आराम से बनता है। इसलिए बोलता हूँ कि आप वीडियो देखा कीजिए, आप वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर ऐसे ही होगा, आप वही सवाल पूछेंगे बार बार, मैं वही सवाल बनाऊंगा, आपके लिए भी टाइम नहीं मिल पाएगा नया कुछ करने को, और आप भी खुश रहेंगे सर सवाल शुरू कर देते हैं। सर के सवाल शुरू करने से क्या होगा, देखिए जरा यहाँ ये x है, ये y है, ये x प्लस y है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक y है, मैं इसमें से y चुरा लेता हूँ तो आपको कोई दिक्कत, और मैं बोल देता हूँ भैया यहाँ तक y यहाँ तक x, कोई दिक्कत है? आप कहेंगे सर आपने ऐसा क्यों किया, आपने x क्यों नहीं चुराया? बताता हूँ। आपको पता है आइसोसेल्स ट्रायंगल का जो बड़ा ऐसा ट्रायंगल है जो बड़ा मजेदार ट्रायंगल है, इस पे सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। जब इस पे परपेंडिकुलर आप डाल देंगे और ये दोनों साइड बराबर हो जाएगा तो अपने आप ये ट्रायंगल आइसोसेल्स हो जाएगा, ये इसका मीडियन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ये एंगल दोनों बराबर हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएगी। तो मैं देखा कि ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो मैं ध्यान आया कि अच्छा इसके बराबर अगर ये कर देता हूं तो यहां से एक आइसोसेल्स ट्रायंगल का निर्माण किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है? तो हमारे पास ये आइसोसेल्स ट्रायंगल मिल गया जिसका ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, और ये भुजा बराबर। अब अगर ये भुजा x हो गया, ये भुजा x है, तो फिर से आपको ये आइसोसेल्स ट्रायंगल मिल गया। देख लीजिएगा ध्यान से, ये ट्रायंगल क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल, ये भी x है आपका यहाँ से यहाँ तक, ये भी x है, तो फिर ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो गया। मैंने बोला ये एंगल अगर थीटा है तो आप बोलेंगे सर फिर ये एंगल हो जाएगा थीटा, और इन दोनों का ये एक्सटीरियर एंगल है तो आप कहेंगे सर फिर ये 2 थीटा, और ये 2 थीटा है। देखिए इस छोटे वाले ट्रायंगल से आइसोसेल्स में जो सबसे पहले बनाया था मैंने पी क्यू, और ये वाला ट्रायंगल जो इसमें ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा हो जाएगा। अब मुझे बताइए पूरे ट्रायंगल में ये एंगल 120 है, ये आपका थीटा है, ये आपका 2 थीटा है, तो सारे मिलकर कितना हो जाएंगे 180, और अगर ये 120 अकेले है तो दोनों मिलकर कितना होना होगा 60, थीटा कितना आ गया 20 डिग्री, तो 2 थीटा कितना आ गया 40 डिग्री। बताइए कितना छोटा। इसमें एक सवाल और बनते हैं, वो भी कराया मैं, आप देख लीजिएगा। ये जो दिया हुआ है पी क्यू प्लस क्यू एस बराबर एस आर, वहां पे देगा पी क्यू प्लस क्यू एस बराबर पी आर, और वो सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, पी आर दे देगा। आपको फिर से ऐसे डिजाइन करना होगा, हिंट दे रहा हूं, ऐसे डिजाइन करना होगा, ट्राई करके देखिएगा, नहीं बनेगा वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। वीडियो नंबर 2 या 3 है जहां पे मैंने एंगल शायद 2, वीडियो नंबर 2 होगा, एंगल्स के बारे में बताया, जहां पे ट्रायंगल्स के एंगल, इंटरनल एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ऐसा कुछ के बारे में बताया। तो चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज की वीडियो का। मेरे पास और क्वेश्चंस है नहीं, 6 क्वेश्चन थे इस वीडियो के लिए जो मैंने करा दिया है। आप वीडियो को देखिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। थैंक यू।